चलो, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड। यस, तो हमने टॉर्क का वैल्यू निकाला था विच इज NIAB sin फाइव। अब ये जो टॉर्क लग रहा था, ये टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा था। दिस इज योर अप्लाइड टॉर्क and the spring will exert the torque in the clockwise direction. This is your restoring torque. So for equilibrium, your applied torque must be equal to your restoring torque. ठीक है, आपका जो अप्लाइड टॉर्क है वो इक्विलिब्रियम होने के लिए, उस कॉइल को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो आपका अप्लाइड टॉर्क है वो रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए। तो अप्लाइड टॉर्क कितना है आपका, देखो, योर अप्लाइड टॉर्क इज NIAB sin phi. This is your applied torque which is equal to restoring torque. तो restoring torque कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रही है ना। तो स्प्रिंग का जो restoring torque होगा which is K times अल्फा। अब यहाँ पे K क्या होगा आपका? K is the restoring torque per unit angular twist। K क्या है आपका? टॉर्क upon angle, per unit angle, torque per unit angle, where K is your torque per unit angle, and if you multiply it with angle of twist, alpha is your angle of twist। ट्विस्ट का मतलब कितना ये स्प्रिंग आपका रोटेट हुआ, है ना, कितनी उसमें ट्विस्टिंग हुई, कितना उसका रोटेशन हुआ। ठीक है, तो यहां से हम दोनों टॉर्क्स को बैलेंस कर लेंगे, और जैसे ही हम दोनों टॉर्क्स को बैलेंस करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा करंट में और अल्फा में। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिलेशन, you can see here, you will get the relation between current and alpha। आपको कुछ नहीं करना, दोनों टॉर्क्स को खाली बैलेंस करना है। यू हैव टू बैलेंस बोथ द टॉर्क्स। तो आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा K अपॉन NAB साइन फाई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे देखो साइन फाई वाला फैक्टर आ रहा है, साइन फाई वाला फैक्टर आ रहा है, मतलब आपका जो करंट है ना, वेरी गुड। अब आपका जो करंट है तो वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो साइन फाई पे भी डिपेंड कर रहा है, और साइन फाइव पे अगर वो डिपेंड कर रहा है तो आपका अगर 5 चेंज होता जाएगा तो आपका करंट भी चेंज होता जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा करंट खाली अल्फा पे ही डिपेंड करे, साइन फाइव पे डिपेंड ना करे। तो साइन फाइव को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे जो सिस्टम है इस सिस्टम को चेंज किया, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में अप्लाई करने की जगह मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल डायरेक्शंस में अप्लाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर मुझे साइन फाई के फैक्टर को एलिमिनेट करना है तो मुझे इस तरह का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स निकले। सो रेडियली आउटवर्ड कब निकलेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड? तो देखो, जब आप नॉर्थ पोल को ऐसा कॉनकेव शेप दे दोगे और साउथ पोल को भी आप ऐसा कॉनकेव शेप दे दोगे, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो ऐसे रेडियली जाएंगी। समझ आ रही है? और ये जो कॉइल है आपका, दिस कॉइल विल बिहेव एज योर बार मैग्नेट। ये जो कॉइल है आपका ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका साउथ पोल जो होगा वो इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। और ऐसा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हलाने के लिए हमने मैग्नेट्स को क्या किया, ऐसा कॉनकेव शेप में कट कर दिया। पहले हमारे मैग्नेट्स ऐसे रखे हुए थे, अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट्स को यहां से ऐसे कट कर दिया और इसको यहां से ऐसे कट कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है इधर कॉइल में वो रेडियली जाएंगी।
समझ रहे हो? आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो रेडियली निकलेंगी। अब रेडियली का मतलब यही हुआ, रेडियल का मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएंगी। अंदर अगर आप देखोगे कॉइल के तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएंगी, ठीक है, अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएंगी। लेकिन अगर आप बाहर की बात करोगे तो वो देखो बाहर आते ही रेडियल हो जाएगी, यहाँ से अंदर रेडियली गई, यहाँ से आउटवर्ड भी रेडियली गई, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्वी लीनियर हो जाएगी। समझ आ रही है? इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा। ऐसा अरेंजमेंट हमने इसीलिए किया क्योंकि मुझे साइन फाई वाले फैक्टर को एलिमिनेट करना है। साइन फाई वाले फैक्टर को मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड्स को रेडियली सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब जब रेडियली सप्लाई किया तो इसका देखो क्या इफेक्ट हुआ। If I supplied the magnetic field radially, then what is its effect? That you need to understand. जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड्स को रेडियली सप्लाई किया, देखो, तो आपका हमेशा एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। हुआ क्या, आपका जो, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड रेडियली जाएंगी तो नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। पहले क्या होता था, आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती थी, ये आपकी कॉइल होती थी और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ एकदम सीधी सीधी जाती थी। तो सीधी जाने से क्या होता था, आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है वो हमेशा चेंज होता रहता था, ये एंगल हमेशा चेंज होता रहता था। अब मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेट्स को इस तरह का शेप दे दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब आपका जो फाई है वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि कॉइल ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल आपका अगर ऐसे है, सो नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा। अब चाहे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाए, चाहे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाए, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो जब नॉर्मल और इसके बीच का एंगल फिक्स हो जाएगा, मतलब आपका फाई का वैल्यू है वो 90 डिग्री फिक्स हो गया, मतलब आपका साइन फाई है, तो साइन 90 इज योर कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू 1। तो हमने यहां से फाई वाले फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया। वी हैव एलिमिनेटेड द फैक्टर ऑफ साइन फाई बाय मेकिंग द मैग्नेट्स कॉनकेव नॉर्थ एंड कॉनकेव साउथ, ठीक है। मैग्नेट्स को कॉनकेव नॉर्थ और कॉनकेव साउथ कर दिया, जिसकी वजह से आपका फाई कांस्टेंट हो गया विच इज 90 डिग्री एंड योर साइन फाई इज 1। समझ आया? तो ये सारी कहानी है इसके पीछे की कि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स क्यों सप्लाई करते हैं। कई बार ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द नीड टू अप्लाई द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स, व्हाट इज द नीड टू अप्लाई द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स। So radial magnetic fields are applied to eliminate the factor of this sin phi, ठीक है। चलो अब हम वही सेम फंडा लगाएंगे, वापस से हम टॉर्क निकालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। सो ये कहानी अगर आपको समझ आ गई तो अब हम आगे चलते हैं। आपका साइन फाई साइन 90 के बराबर हो गया विच इज इक्वल टू 1। तो पिछले वाली इक्वेशन में हमने साइन फाई वाला टर्म एलिमिनेट कर दिया, तो देखो हमारा करंट क्या आ गया, के अपॉन एन ए बी इंटू अल्फा। साइन 90 हमारा 1 हो गया है ना, तो हमारा करंट ये आ गया। और यू कैन ऑल्सो से करंट इज इक्वल टू जी इंटू अल्फा, वेर जी इज कॉल्ड योर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी इज कॉल्ड योर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट।
ठीक है, करंट सेंसिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर, इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट. सो करंट सेंसिटिव क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अल्फा अपॉन आई. अल्फा अपॉन आई का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा इस इक्वेशन से, सो यू विल गेट NAB upon K. This factor is known as current sensitivity of galvanometer. It is defined as deflection of galvanometer per unit current. मतलब गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आया अगर 1 यूनिट करंट मैंने उस पर पास किया. दिस इज योर डिफ्लेक्शन एंड दिस इज योर करंट. सो इसी फैक्टर को हम बोलते हैं NAB अपॉन K. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपको क्वेश्चंस में दे देता है कि करंट सेंसिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर इज दिस, सो आपको समझ जाना है इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. आपका मेन इक्वेशन यही वाला है, इसी से आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, इसी से आपको ये वाला इक्वेशन भी मिल जाएगा. ठीक है, तो आपका जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो ये है, और ये भी तब आया जब हमने फाई को फिक्स कर दिया, है ना. फाई को हमने 90 डिग्री फिक्स कर दिया, और 90 डिग्री क्यों फिक्स किया इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर के बारे में. अब वोल्टेज सेंसिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये भी देख लो. इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, है ना. जैसे मैं करंट की बात कर रहा था तो मैंने करंट सेंसिटिविटी निकाली. अब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं तो मैं वोल्टेज से डिवाइड करूंगा इसको. सो जब मैं अल्फा को वोल्टेज से डिवाइड करूंगा, दिस विल बी योर वोल्टेज सेंसिटिविटी. और यहाँ पे आप ओम्स लॉ भी लगा सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, है ना. V इज इक्वल टू आई आर आप लगा दोगे तो देखो वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट इंटू आर. तो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, अल्फा अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन K टाइम्स R, वेर R इज योर रेजिस्टेंस. सो ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड दिस इज योर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. अच्छा, एक चीज इसमें और पूछते हैं, कई बार आपको 1/G का फैक्टर दिया होता है क्वेश्चंस में, है ना. तो 1/G को हम बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर. कई बार क्वेश्चन में इस तरह का टर्म यूज किया होता है, इफ द रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज दिस. तो रिडक्शन फैक्टर का मतलब आपको समझ जाना है कि आपको 1/G का वैल्यू दिया हुआ है, तो जब आप इसका रिवर्स करोगे, इनवर्स करोगे, तो आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मिल जाएगा. कई बार क्वेश्चंस में आपको रिडक्शन फैक्टर दिया होता है, तो रिडक्शन फैक्टर का मतलब 1/G. ठीक है, तो ये जितनी भी कहानी थी आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, ये सारी मैंने आपको बता दी है. इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा वो. सबको यहां तक क्लियर हो गया? यस, ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट? किसी को कोई डाउट है तो बताओ. एनी डाउट्स? वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर. हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर कैसे बनाएंगे? सो ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर बनाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस. जिसको हम क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस. अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एम मीटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर में. इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस. अब सपोज करो आई करंट जा रहा है, तो IG करंट अगर गैल्वेनोमीटर ने ले लिया, तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा ही हुआ है. तो अगर सपोज करो यहाँ पे IG करंट चला गया, तो यहाँ पे इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, दैट इज I शंट इज इक्वल टू I माइनस IG. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर बाय शंटिंग इट विद वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. तो बहुत छोटे से रेजिस्टेंस से अगर हम इसकी शंटिंग कर देंगे,
तो हम इसको एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस आर इक्वल। हाँ, क्योंकि देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल आपका 0 है, तो देखो दोनों के अक्रॉस, चाहे आप गैल्वेनोमीटर की बात करो, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका V माइनस 0 है, और शंट के अक्रॉस बात करूँ तो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V माइनस 0, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, सो दोनों की वोल्टेज को मैं कंपेयर कर लूंगा। तो पहले वाले की वोल्टेज कितनी होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, सो V इज इक्वल टू आई आर, मैंने ओम्स लॉ लगाया, सो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो शंट में कितना करंट जा रहा है, I माइनस आई जी, तो मैंने करंट की वैल्यू रखी I माइनस आई जी। शंट का रेजिस्टेंस कितना है, S। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है, आई जी, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G। ठीक है, तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। सो दिस इज द रिलेशन विच वी विल यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर आप कैसे बनाओगे, बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम सीरीज में लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में। तो जब हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमने वोल्टेज निकालने के लिए क्या किया, देखो करंट इनटू जी प्लस आर, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपका नेट वोल्टेज आपको निकालना है इसके अक्रॉस, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट इनटू जी प्लस आर, बोथ दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और यू कैन इजीली फाइंड आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। इसको सॉल्व करके आप ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं। सो ये वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर। एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा पैरेलल में लगाओगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा सीरीज में लगाओ। ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एम मीटर और वोल्ट मीटर में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर? सो एम मीटर इज योर लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। एम मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, लो रेजिस्टेंस, अभी अभी आपने देखा हमने लो रेजिस्टेंस लगाया था। वोल्ट मीटर इज योर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना आया था, अब ये कैलकुलेट किया था, GS अपॉन G प्लस S, where G is the resistance of galvanometer and S is the resistance of your shunt। और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा, G प्लस R। शंट रेजिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट किया, बहुत छोटा होता था शंट रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, एम मीटर के लिए इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एम मीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एम मीटर इज 0, आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज योर इंफिनिटी। ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हो ये, इट्स रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर से उसका रेजिस्टेंस कम होता है एम मीटर का, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से ज्यादा होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ एन गिवन एम मीटर। तो किसी भी एम मीटर की रेंज दी है, सपोज करो एम मीटर आपको दिया है 1 माइक्रो एम्पियर से 100 माइक्रो एम्पियर तक का आपको रेंज दिया हुआ है, तो हम इस रेंज को चेंज नहीं कर सकते एम मीटर की, बट वोल्ट मीटर की हम रेंज को चेंज कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। आज आपको इसके होमवर्क वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, और कल की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज योर चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है,
Tomorrow we will start the new chapter, which is chapter number 5, magnetism and matter. ठीक है, यहां तक सब कंप्लीट कर लेना. सारा होमवर्क पेंडिंग जिसका भी है पूरा कंप्लीट करके रखना. ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. टाटा टाटा एंड बाय बाय. ओके, टिशा, स्टेफी, दर्शनिका, पूजा, केशवी, टाटा एंड बाय बाय. यस, वेरी गुड. वृत.